नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज है 11 अप्रैल 2022। स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स में। सोर्सेज वही स्टैंडर्ड रहने वाला है, आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ दैट हाँ, इस PDF का जो डाउनलोडिंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन आवर भद्रा एस अकेडमी देन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। आसाम गवर्नमेंट बेसिकली प्लान कर रही है दैट इंट्रोड्यूस करेगी गुवाहाटी सिटी में केबल कार सर्विसेज। केबल कार सर्विसेज इस टाइप की सर्विसेज कुछ होती है, जिस तार में एक पॉड में बेसिकली लोग एक रीजन से दूसरे रीजन जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आप इस गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल ये होता है दैट ये जो इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है गुवाहाटी में, क्यों की जा रही है? ऑफ कोर्स मेन जो रीजंस है वो ट्रैफिक कंजेशन जो अभी सिटी में देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है, उससे तो निजात पाएंगे ही ऑफ कोर्स। बट इसमें बोला जा रहा है थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है दैट गुवाहाटी की टोपोग्राफी बहुत हद तक चेंज हुई है। देखो एज सच अगर जोग्राफिकल टर्म्स में देखो, क्योंकि आई हैव वेरी गुड नॉलेज इन जोग्राफी ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, बट यहाँ पे जो इन्होंने मतलब गुवाहाटी के मिनिस्टर्स ने, जो असम के मिनिस्टर्स ने ये वर्ड यूज़ किया ना टोपोग्राफी, उन्होंने बोला दैट टोपोग्राफी चेंज ओवर द ईयर्स। भैया टोपोग्राफी इतना जल्दी चेंज नहीं होता है ना। देखो ज्योग्राफी में जब भी हम लोग कोई चेंज की बात करते हैं ना, इस टोपोग्राफिकल टाइप काइंड ऑफ चेंज, वो बहुत ही एक लंबा टाइम लेता है। और वो लंबा टाइम पता है कितना होता है? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स होते हैं वो सब। ठीक है, इतना जल्दी तो कभी चेंज नहीं होता है, राइट। हाँ, थोड़ा मोड़ा क्या चेंजेस हुआ है दैट हाँ, जैसे आप सोचो इतना बड़ा शहर है यार गुवाहाटी, ठीक है। आप अगर प्लान कर रहे हो तो हाँ होता है ना दैट भीतर से कहीं सर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशंस बहुत किए गए हैं, अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशंस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र देखते हुए शायद वो ऐसा बोलना चाहते होंगे दैट हाँ, फिर से प्रॉपरली सर्वे करना पड़ेगा दैट कौन कौन से रीजन इज सुटेबल जहां पर हम लोग ये केबल कार सर्विसेज को इंक्लूड कर सके। ठीक है, तो ये सब खैर बात की जा रही होगी, बट इन्होंने गलती से ये टोपोग्राफी एग्जैक्टली वर्ड यूज़ कर लिया। इस टोपोग्राफी तो भैया एक बहुत ही बड़ा ही टर्म हो गया काइंड ऑफ, इन्होंने यूज़ किया। एनीवेज, नेक्स्ट है गाड़भंगा रिजर्व फॉरेस्ट। यह न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही है, आसाम गवर्नमेंट, दैट इस गड़भांगा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाए ना। गड़भांगा रिजर्व फॉरेस्ट है कहाँ? देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी दिसपुर, राइट। नाउ ये वाला जो रीजन, ये रीजन दीपोरबिल है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये है गड़भांगा रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। और कहा जा रहा है दैट इस वाले रीजन को बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया जाए ना। अभी तक एग्जैक्टली हुआ नहीं है ना। ये वाला रीजन अगर देख लीजिएगा दोस्तों, आसाम इधर है, आसाम इधर है, नीचे मेघालय, ठीक है। तो आसाम मेघालय का बॉर्डर से बिल्कुल टच कर रहा है, देख लो ये वाला रीजन है ना। तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अभी ऑफ कोर्स इसके भीतर में उतना हम लोग नहीं जाएंगे। छोटा सा याद रखिए दैट हाँ, 170 स्क्वायर किलोमीटर रीजन्स जो है उसको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर अगर डिक्लेयर किया गया तो किया जाएगा। बट हाँ, आपको जस्ट दिमाग में यह जरूर दिमाग में रहना चाहिए दैट हाँ, ये गाड़भंगा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह है कहाँ, राइट, क्योंकि यह न्यूज़ में बिल्कुल है। एनीवेज, नेक्स्ट भी न्यूज़ दोस्तों आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंजर्वेशन से इसको रिलेट कर सकते हैं। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क में एक बेसिकली स्पीशीज पाया गया है। ये ऑर्किड का स्पीशीज है, ऑर्किड ये इस टाइप के फूल है ना। ना इस ऑर्किड के स्पीशीज, क्योंकि ये न्यूज़ था इसीलिए दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे ना। ये क्यों पता है इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2021 को ही जो है ना, 2 नेशनल पार्क्स घोषित किया गया था। एक वेस्टर्न असम में, एक है ईस्टर्न असम में। ईस्टर्न असम वाला जो था वह है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका आसाम PSC में ही नहीं बल्कि UPSC में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ अफेयर हो जाने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है।
ना ये वाला क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये ऑर्किड वाली स्पीशीज़ जो है ना, एक ही ये वाला ऑर्किड स्पीशीज़, अब इस ऑर्किड स्पीशीज़ का एग्जैक्टली नाम इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है दैट आने वाले 1-2 दिन क्लासेस में उसके नाम भी प्रॉपरली मेंशन किया हो, बट हाँ, अब हम लोग के रिलेटेड जानना है, वो यह जानना है फॉर द टाइम भी दैट दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो किस रीजन में लाई करता है। ठीक है, ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और ये वाली जो स्पीशीज़ है ना कहीं पर और दूसरा जगह नहीं मिलती है। जी हाँ, ये जो स्पीशीज़ है ये ब्लूम करती है बिटवीन मई टू अक्टूबर, एंड इट वाज फर्स्ट स्पॉटेड इन द ईयर 2010, बट अभी रिसेंटली 2022 में एक मेक्सिको में कुछ हो रहा था बेसिकली, तो वहाँ आई मीन अबे यही सब क्या बोलता है, जैसे होता नहीं है दैट साइंटिफिक चीज़ें जो होती है जहाँ पर डिफरेंट फ्लावर स्पीशीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है या फिर इस टाइप से, तो उसी में बेसिकली इस फ्लावर स्पीशीज़ को भी नाम दिया गया था इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट मिशन उत्तरन न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि कछार डिस्ट्रिक्ट जो है ना आसाम में, ये वाली है कछार डिस्ट्रिक्ट है ना, इट हैज़ वॉन मेजर अवार्ड इन हेल्थ सेक्टर। GS2 परस्पेक्टिव में हेल्थ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आसाम ट्रिब्यून से ही ये लिया गया है। कछार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योर किया पहला पोजीशन इन द स्टेट इन द बेस्ट प्रैक्टिस कैटेगरी विथ रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कौन मिशन? मिशन उत्तरन। नाउ ध्यान दीजिएगा, मिशन उत्तरन है क्या? देखो, ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है जिसके तहत रिड्यूस किया जाएगा मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन द टी गार्डन एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। इनफैक्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन दैट इज मिशन उत्तरन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बहुत हद तक घटाया गया है। पहले 2020-21 में यह 15 था, बट 2021-22 में घटकर 9 हो गया, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट अक्रॉस द टी गार्डन्स इन द कछार डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो बट आने वाले समय में शायद और भी ये अचीव कर सके। ठीक है, तो एनीवेज मिशन उत्तरन याद रखिएगा आप किस लिए था और कौन से डिस्ट्रिक्ट को यह मिला, यह बिल्कुल याद रखिएगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि दीज बोथ थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू बाई RBI। रिसेंटली 11th टाइम ऑन अ रो RBI ने लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकाला है, जिसमें उन्होंने जो रेपो रेट है ना उसको बिल्कुल अनचेंज रखा है। पहले भी 4% था, अभी भी 4% है, और ये बोल रहा है दैट दीज आर काइंड ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस है ये RBI का। एकोमोडेटिव स्टांस मतलब, देखो इसका मतलब ये है ना दैट अभी भी रूम है दैट अगर इसी टाइप का इकोनॉमिक कंडीशन खस्ता रहे, देखो अभी ऐसे तो घटा देना चाहिए था, पता है सरकार क्यों नहीं घटा रही है? क्योंकि ये रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया ना, ये बीच में प्रॉब्लम कर दिया। इसके कारण जो है फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके कारण अल्टीमेटली डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी हमें महंगाई दिख रही है, समझ लो। इसीलिए सरकार ने अभी तक एकोमोडेटिव स्टांस रखा है और मेक श्योर किया है दैट अभी भी कुछ रूम छोड़ दिया गया दैट आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट लोअर, बट अगेन ये बहुत कम है 4%, राइट। इससे शायद ही नीचे इंटरेस्ट रेट आए, एंड साथ ही साथ एक्सपैंड द ओवरऑल मनी सप्लाई टू बूस्ट द इकोनॉमी। मतलब कहीं ना कहीं, अब देखो इन रेपो रेट उन्होंने इतना ही रखा है, इसका मतलब क्या? सस्ते दामों में आपको लोन मिल सकता है, सस्ते दामों में लोन मिल सकता है, इसका मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा, मतलब लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। कॉमन सेंस लगाओ, यही तो है ना। अच्छा, वही अब ये सब मैं उतना भीतर डिस्क्राइबली नहीं जा रहा हूँ। डिस्क्राइबली अगर आपको जानना है, अगेन एनी टाइम वी आर ओपन फॉर यू, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर एडमिशंस इन आवर भद्रायस। बट एनीवेज फॉर द टाइम बिंग अगर बात बोले तो रशियन यूक्रेन वॉर एक वन ऑफ द मेजर रीजन था। अब दूसरा और भी एक आस्पेक्ट बताया गया था स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में। नाउ यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या हमारे इंडिया में यूज़ किया जा रहा है बेसिकली, जिससे जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है ना उसको एब्जॉर्ब किया जा सके मार्केट में, ठीक है। इसके रिलेटेड आने वाले क्लासेस में मैं और भी कुछ डिस्क्राइबली ज़रूर डिस्कस करूंगा कल परसों के क्लास में, सो जस्ट वेट फॉर दैट, राइट, बिकॉज उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन मेरे को करना है, राइट। एनीवेज नेक्स्ट MH-60R हेलीकॉप्टर, यह न्यूज़ में था, द हिंदू से यह लिया गया। GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी से आप डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर सकते हैं ना। पहला बैच ऑफ 3 हेलीकॉप्टर्स, 3 MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो है ना, यह इंडिया खरीदने वाली है। कहाँ से? USA से, ठीक है। और ये कौन यूज़ करेगी? इंडियन नेवी, ठीक है ना। अब देखो ये इंडियन नेवी जो इसको यूज़ करेगी, द क्रू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिंग, अच्छा चलो ये इसको रोमियो भी कहते हैं, पहली बात तो क्लियर कर दें, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट मेजर इंडक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर बाय नेवी इन डिकेड। जी हाँ,
10 साल में, पास्ट 10 ईयर्स में जो है, पास्ट मतलब बहुत सालों से, इनफैक्ट 1990s से ये अगर बात करें ना, जो लास्ट जो मेजर हेलीकॉप्टर जो यूज़ किया जाता था वह था सी किंग 42 एंड 42A, बट उसको 1990s में डीकमीशन कर दिया गया था। उसके बाद ये मेजर एक हेलीकॉप्टर है जो कि हमारे इंडियन नेवी को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, याद रहेगा। चलो, नेक्स्ट इज फोर्टिफाइड राइस। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस द गवर्नमेंट स्कीम, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर स्कूल चिल्ड्रंस एंड आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज। तो सरकार ने बोल दिया ठीक है, आप इनको जो है फोर्टिफाइड राइस दे सकते हो ना। सवाल ये होता है फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। देखो, बहुत समय क्या होता है ना, दैट आपको पता था दैट 1960s 1970s तक हमारा ऐसा कंडीशन था जब हमें यूएसए से राइस मंगाना पड़ता था, राइट। बट एक ऐसा समय आया ना जब यूएसए ने हमारे साथ कंडीशन रखा, क्योंकि यूएसए का इंटरेस्ट था वियतनाम वॉर में, ठीक है, और हम लोग इंक्लूड नहीं होना चाह रहे थे यार, तब तो हम लोग नॉन अलाइंड कंट्रीज थे ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम लोगों ने साइन किया हुआ था। तो वी डिडंट वांटेड टू टेक द पार्ट फ्रॉम एनी साइड, राइट। तो इसलिए वी वर लाइक वेरी न्यूट्रल, है ना। बट यूएसए ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिकेशन हमें दिया, तो देखो भाई, या तो आप हमें सपोर्ट करो या तो हम आपको ये राइस जो भेज रहे हैं वो नहीं भेजेंगे। तब जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स का दिमाग घुमा और उन्होंने मेंटोस खाया तो उनकी दिमाग की बत्ती जल दी। जैसे दिमाग की बत्ती जली तो उन्होंने सोचा चलो भाई हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन लाते हैं। उसीलिए तब जो है उस समय, इसी के दौरान जो समय जो है हमारे देश में, आपको पता होना चाहिए, एक मैसिव स्केल में ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था, जिसके कारण हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड प्रोडक्शन में, राइट, जो कि अभी भी है। अभी भी हमारे देश की जनता कभी भी भूखे नहीं मरती। मतलब देखो, प्रोविजन, अब अलग अलग कंडीशंस के कारण भी आप बीच बीच में न्यूज़ सुनते होगे दैट उनको खाना नहीं मिला, वो अलग बात है, ठीक है। बट स्टिल सरकार का प्रावधान है दैट हर लोगों तक खाना पहुंचे, कोई भी छूट ना जाए, राइट। ये हमारे देश का प्रावधान है। एनीवेज, उसी के रिलेटेड ये फोर्टिफिकेशन भी न्यूज़ है। देखो, अब क्या हुआ था ना, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तब हमें फूड तो मिलने लगा, सबका पेट तो भरने लगा, बट क्या होगा, अब न्यूट्रिशन भी चाहिए अब हम लोगों को, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हर रोज अगर आपको दाल भात चोखा खिला रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आपका बॉडी का उतना प्रॉपर डेवलपमेंट होगा अनटिल अनलेस आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन ना मिले, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स, आयोडीन, जिंक, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट ना मिले, नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए अभी एक नया वर्ड निकला है, फोर्टिफिकेशन, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। अब इस फूड फोर्टिफिकेशन के सेक्टर में अब हम लोग राइस को फोर्टिफाई कर रहे हैं। राइस को फोर्टिफाई मतलब इस राइस में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड कर दिया जा रहा है जिससे बाकी विटामिन मिनरल्स जो हम नहीं दे पा रहे हैं डायरेक्टली लोगों तक, वो चीज़ जो है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर सके, राइट। अब देखो, डायरेक्टली देना मतलब आपको अलग से विटामिन, वैसे फ्रूट्स या फिर वैसे एस्पेक्ट्स देने पड़ेंगे जिसमें जिंक हो, जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन बी सी डी हो, आयरन हो, आयोडीन हो, राइट। बट वो आप डायरेक्टली नहीं दे पा रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली इस फूड को ही जो दे रहे हो ना उसको ही फोर्टिफाई कर दो, जिसमें उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स हो सके, ठीक है। तो वो वही चीज़ जो है बेसिकली अभी फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट जो दोस्तों आर्टिकल है श्रीलंका के रिलेटेड। आपको पता ही है श्रीलंका में क्या ट्रबल चल रहा है। GS3 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। PIB में ये न्यूज़ भी था। वैसे तो अगेन पूरा आर्टिकल आपको डिस्कस करना का मेन एस्पेक्ट जो हमें ज़रूरत है, दैट क्यों ये डिस्ट्रेस आया क्यों है बेसिकली श्रीलंका में। और रिसेंटली आपको पता है दैट कुछ इंडियन ऑफिसर्स ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था जिसमें बोला था दैट देखो जो श्रीलंका वाला सिचुएशन है ना वो इंडिया में भी फ्यूचर में आ सकता है अगर हम लोग इस टाइप के फ्रीबीज लोगों में बांटते रहे तो। देखो, बट अब श्रीलंका का कंडीशन अलग है, इंडिया का कंडीशन बहुत ही अलग है, ठीक है। हमारी सरकार, हमारी जो मैनेजमेंट जो करती है, जो सरकारें, ठीक है, मतलब अब देखो सरकार, मैं इसका मतलब ये मत सोचो दैट मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब द वर्क दैट आर बीइंग कैरिड आउट बाय द ब्यूरोक्रेट्स लाइक यू पीपल, ठीक है। सो दे आर क्वाइट वेरी मैच्योर्ड एंड दे विल सी दैट इन एस्पेक्ट्स में कहीं हम लोग लैग बिहाइंड ना कर ले ना। सवाल ये होता है कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण श्रीलंका में इतना भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। देख लो, पहला बात तो पैंडेमिक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ था वहाँ पे, जिसके कारण लोगों के पास इनकम बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो श्रीलंका की इकोनॉमी अगर देख लोगे ना, वहाँ पे टूरिज्म सबसे मेन इनकम सोर्स है, राइट। बट आपको पता है पैंडेमिक के समय टूरिज्म सबसे गंदा वाला हिट खाया था, राइट। तो उसके कारण जो है अभी भी कहीं ना कहीं और अभी भी टूरिज्म उतना रेट से खुला नहीं है ना।
आप सोचिए ना, मैं अपना बात खुद ही बोल रहा हूँ, मैं खुद ही, मेरे को डर लगता है कोई एक्सट्रीम रीजन में क्योंकि अभी भी वेरिएंट्स तो घूम ही रहे हैं ना यार, है ना। हाँ, जब जड़ से खत्म हो जाएगा ना कोरोना, तब कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून पहुंचे, बट अगेन तभी भी डर तो रहता ही है भाई, है ना। डिक्लाइनिंग फॉरेन रिजर्व, गवर्नमेंट इनएक्शन जैसे अब सरकार ने फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिया, सरकार ने रातों रात बोला दैट नहीं भाई हम लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में सेटल कर, मतलब स्विच कर रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब सरकार कोई प्रॉपर मिसकैलकुलेशन सरकार ने किया। आपको कोई भी अगर डिसीजन लेते हो, जैसे इंडिया में ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, उसके पीछे पहले रिसर्च किया जाता है। वो रिसर्च में अगर पॉइंटर्स मिले दैट हाँ कोई सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, आप खुद सोचो ना, कोरोना के समय ही देखो, है ना, हर बहुत देश में कोरोना फैल गया था, बट स्टिल इंडिया में लेट से आया था कोरोना, पता है ना आपको। तो उस समय लेकिन तब तक हम लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया था जब तक हम श्योर ना हो जाए दैट हाँ इंडिया में भी वेरिएंट्स है। जैसे इंडिया में वेरिएंट्स दिखने लगे, वहाँ उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे सरकार की दिमाग की बत्ती जली। बट एनीवेज वही ना बोल रहे हैं दैट हम लोग जो है ना, बिना डेटा के ऊपर हम लोग कभी रिलाई नहीं करते हैं, ये है। बट वही चीज़ अब, बट श्रीलंका गवर्नमेंट ने छोटा सा मिसकैलकुलेशन कर लिया, और उसके कारण जो है, होता नहीं है दैट, हाँ डायरेक्टली भले इसके द्वारा इम्पैक्ट ना हुआ हो, बट हाँ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो होता ही है ना। गारमेंट फैक्ट्रीज, टी स्टेट, सब कुछ शट डाउन हो गया था पैंडेमिक के समय में भी। फ्यूल शॉर्टेज, फूड होर्डिंग्स होने लगा, ये सब रोक नहीं पा रही है सरकार, है ना। उसके बाद रेटिंग एजेंसीज जो है वो डाउनग्रेड कर रही है रेटिंग आपकी जगह श्रीलंका की। इस डेप्ट तो कर्जों डूबा हुआ है श्रीलंका चाइना के बीच में, और अब हमसे इंडिया के सामने हाथ फैला रहा है दैट हाँ प्लीज़ हमें कर्ज दो। तो ये सब क्या है, ये सब एक लार्ज एंगल में हमें सोचना पड़ेगा। क्या हम लोगों ने इतना ज़्यादा कर्ज दुनिया से लिया हुआ है? नहीं, अरे हम लोग के पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है भाई, है ना। तो ये सब चीज़ जो है, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एनीवेज कुछ और भी एक्स्ट्रा न्यूज़ थे जिसको अगेन इतना हॉलिस्टिक वे में तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पहला न्यूज़ था बेंगलुरु जो है हमारे देश का पहला ऐसा इंडियन सिटी बन गया है जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में इंक्लूडेड है। इससे क्या होगा ना, दैट आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन जो है बेंगलुरु में जो है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे जो दुनिया के जो बेस्ट सिटीज़ है जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में इंक्लूडेड है, उनके साथ वो एक्सचेंज कर सकता है नॉलेज, ट्रेड रिलेशंस, या फिर और भी अलग अलग एस्पेक्ट में दैट हाँ आप कैसे वो क्राफ्ट्समैनशिप कैसे चलाते हो, टेक्निक सीखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली प्लेटफॉर्म में शेयर की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। पता है ना, अटल इनोवेशन मिशन बहुत बड़ा, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये क्या, इस मिशन का एम यही है दैट एक इनोवेटिव कल्चर और एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्रिएट कर सके हम लोग कंट्री में। इसके रिलेटेड अटल टिंकरिंग लैब्स की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। अब MCQs के बारे में देखते हैं, राइट नाउ। कल वाला जो दोस्तों हम लोगों ने MCQ पूछा था, एक्चुअली कल के क्या था ना, कल का लेसन अपलोड नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ फ्यू टेक्निकल इश्यूज़। तो आज हम लोगों ने सुबह को उसको अपलोड किया था, है ना। और तब तक बहुत ही कम लोगों ने वैसे आंसर्स दिया था, बट स्टिल मैं बता देता हूँ दैट सही आंसर्स क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिंगराज टेम्पल। दो स्टेटमेंट्स थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहला दिया गया था जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है। सो यहीं पर मतलब गेम खेल जाते हैं UPSC सिविल सर्विसेज वाले, और वहीं पर आप लोग भी फंस जाते हो। बहुत जनों ने C भी आंसर किया था विच वॉज रॉन्ग। अगेन B इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज सेकेंड ऑप्शन वॉज ओनली करेक्ट। इंडियन टेन टर्टल के रिलेटेड जो करेक्ट ऑप्शन पूछा था, है ना, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ना ही ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ना ही सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलता है बल्कि बांग्लादेश भूटान में भी मिलता ही है, ठीक है। तो ये सब भी गलत है। कुथिरान टनल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, केरल वॉज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वॉज BDD जिसमें हसल बसल ने सही आंसर दिया था। देन कम्स सुमैया रूहानी चौधरी जी ने अच्छा आंसर दिया था। रीना बुढ़ागोहन ने अच्छा आंसर दिया था, माफ़ कीजिएगा अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा मैंने ले लिया, बुढ़ागोहन, हाँ सही तो लिया मैंने, चलो ठीक है। बाकी प्रिया गोगोई जी और गीतिका जी आप लोगों ने गलत आंसर दिया। अभी मैं देखो ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, राइट, मैं अभी और भी लोगों का आंसर्स आना है क्योंकि आज ये लेसन अपलोड हो रहा है ना। तो एनीवेज आई विल श्योरली चेक दोज आंसर्स एज वेल, डोंट वरी। बट फॉर द टाइम बिंग आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इंडिया इज प्लानिंग टू इंडक्ट MH-60R हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? रशिया, इजराइल, USA या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्टिफिकेशन।
राइट नाउ पहला है फोर्टिफिकेशन इज एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स सच एज आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए एंड डी टू स्टेबल फूड सच एज राइस, मिल्क, सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है these nutrients may or may not have been originally present in the food processing before. Okay, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन, नन। ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज? मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु या फिर भागलपुर? करेक्ट ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का मेंस क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट। ना वुमेन एम्पावरमेंट, अगर एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये की है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेट करना है आपको, खत्म है ना। इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कैसे। तो देखो स्टार्टिंग, ये अगेन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कैसा आंसर लिखोगे। इनफैक्ट आप अगर हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आंसर लिख सकते हो। ऑफ कोर्स आई विल चेक इट फॉर यू, but we have quoted what B.R. Ambedkar had said about women, right? That I measure the degree of progress of a community by the progress with which which women has achieved there. UN के द्वारा बोला गया that women are ultimate economic accelerator because they invest almost all of their income in productive areas. In fact, the very good example is Bangladesh. अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान कब बना था, बांग्लादेश कब बना, राइट? बट बांग्लादेश की जीडीपी देखो, पाकिस्तान का हालत देखो कहाँ है, राइट? क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की लीडरशिप जो है, शी इज़ अ वुमन, है ना। वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करती है, मेक श्योर करती है वैसे जगह इन्वेस्ट करो जिससे फ़ायदा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। समझ रहे हो बात? तो ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उसके बाद एक डेफिनेशन दिया हुआ है दैट व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट। ना वुमेन एम्पावरमेंट एक की है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल में। ठीक है, तो कैसे है, तो उस चीज़ का आप वेरियस एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं दैट किन किन एरियाज में फोकस किया जाना चाहिए वुमेन्स के ग्रोथ के लिए, अगर हम लोग फोकस करें तो। जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशन, स्टेटस वुमेन का, एडिक्वेट रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी राइट्स को एक्सेसिबिलिटी देनी चाहिए। तो ऐसे करके आप आंसर्स को लिख सकते हो। फाइनली यू कैन कंक्लूड द आंसर बाई राइटिंग एनी ऑफ योर आंसर्स, आई मीन लाइक द वर्डिंग्स, राइट? वर्डिंग्स को बिल्कुल कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत मारना, मैं बार बार बताता हूँ, राइट? क्योंकि आंसर सबका अलग अलग होता है। आपका आंसर अलग है, ये शायद बहुत शॉर्ट में आंसर हो गया, ऐसा भी हो सकता है दैट आप बहुत लॉन्ग में आंसर करो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनिसिटी आंसर को तोड़ो जिससे और भी पढ़ने में ज़्यादा मजा है। ये तो जस्ट एक मॉडल आंसर हम लोग को प्रेजेंट करना है, तो वी विल प्रेजेंट दैट मॉडल आंसर, राइट? बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू focus on to these aspects. So this was all about the discussion for today's aspect. We'll be meeting in next class, and then bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video, guys. Thank you very much.